जय श्री महाकाल। नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। इसी कड़ी में आपकी रफ्तार को और तेज़ करने के लिए लेकर आई हैं फिर एक बार और फिर नया टॉपिक। और आज हम रिवीजन टाइप में ऑप्शन टाइप के क्वेश्चंस के रिवीजन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं एशियंट हिस्ट्री के। तो शुरुआत करते हैं। निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान हुड मार्क के रूप में मवेशी के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है? तो वह कौन सा है? तो वह है मेहगढ़। कौन सा है? मेहगढ़। मेहगढ़ नवपाषाण काल का पुरास्थल है जो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील की पहाड़ी क्षेत्र में बोलो नदी घाटी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सन 1975-76 में हुई थी। यहाँ से पशुबाड़ा का साक्ष्य मिला। इसके अतिरिक्त गोलाकार झोपड़ियाँ के प्रमाण, चावल, मवेशी के खुर के निशान और बकरी, भेड़, घोड़े, हिरण, जंगली सूअर की हड्डियों के रूप में मवेशी पालने के प्रमाण मिट्टी की सतह पर पाए गए। प्रारंभिक मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स थे। तो ये माइक्रोलिथ्स क्या थे? तो ये थे मिट्टी के औजार, पत्थर के औजार, थे। तो माइक्रोलिथ्स पत्थर के औजार थे, स्टोन टूल्स होते हैं। इसका संबंध मध्य पाषाण काल से है और तथा इन औजारों का निर्माण सामान्य रूप से समांतर फलकों वाले छोटे ब्लेडों पर क्वार्टजाइट, चार्ट, जैस्पर, अगेट जैसे सिलिका पत्थरों से होता है जिनकी लंबाई 1 से 5 इंच तक होती है। और ये उपकरण वास्तव में छोटे तथा नुकीले होते हैं और विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ जैसे अर्धचंद्र, समलंब तथा त्रिभुज आदि में पाए गए हैं। नोट: भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। इसी काल में शवों को दफनाने की प्रथा की शुरुआत मानी जाती है। तो शवों को दफनाने की प्रथा की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी के तट पर जो बागोर सभ्यता है वहाँ मध्य पाषाणिक स्थल है, वहाँ से शवों को दफनाने की प्रथा की शुरुआत मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? तो पुरापाषाण स्थल है तो कौन सा है? तो वह है हुनासागी। तो हुनासागी के बारे में कहा जाता है कि हुनासागी कर्नाटक राज्य में स्थित एक प्रारंभिक पुरापाषाण स्थल है और हुनासागी के पुरापाषाण उपकरण चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, डोलोराइट, चट जैसे विविध प्रकार के पत्थरों से बने हैं। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर तथा मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान, चिरांद सारण विहार नवपाषाणकालीन ज्ञात स्थल है। सेल्ट एक नवपाषाणकालीन है। तो सेल्ट क्या है? तो सेल्ट एक उपकरण है। सेल्ट एक नवपाषाणकालीन एक उपकरण है और पुरापाषाण काल के विपरीत इस अवधि में लोगों ने पॉलिश किए गए पत्थर के औजारों और कुल्हाड़ियों का प्रयोग करना शुरू किया जिन्हें सेल्ट कहा जाता था। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था? तो पहले युग को कहा जाता है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया और ये लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 3000 साल तक माना जाता है इसको। तो इस दौरान मानव इतिहास का 99% विकास हो चुका था। पुरापाषाण जो प्रागैतिहासिक काल में पुरापाषाण काल है उसमें 99% मानव इतिहास का विकास हो चुका था, 99%। निम्न में से किसी पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं? तो गर्त आवासों के प्रमाण कहाँ है? तो बुर्ज होम में है। और बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है बुर्ज होम। यहाँ मालिक के मर जाने पर वो उसके साथ में कुत्ते को दफनाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। मतलब कुत्ते को दफनाया जाता था यहाँ मालिक के मरने के बाद।
बुर्ज होम नवपाषाण कालीन स्थल में स्थित है। तो नवपाषाण कालीन स्थल में स्थित क्या है? बुर्ज होम नवपाषाण कालीन स्थल में स्थित है। तो बुर्ज होम कहाँ है? तो बुर्ज होम है जम्मू कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में। यहाँ उत्खनन के दौरान गहरे गड्ढे में पत्थर की कुल्हाड़ी, हड्डी के औजार, भूरे भरे जले हुए मिट्टी के बर्तन, भरे जल से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। और यहाँ प्राप्त कब्र में पालतू कुत्ते के साथ में मालिक को दफनाया गया। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। तो पाकिस्तान के कौन से प्रांत में स्थित है? तो यह है बलूचिस्तान में। कौन से प्रांत में? बलूचिस्तान में है। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो इनाम गांव है महाराष्ट्र में। इनाम गांव महाराष्ट्र में है, भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ नदी के तट पर स्थित है। भीमा नदी की सहायक नदी है घोड़ नदी, उसके तट पर ही स्थित है। यहाँ पर यह पुरापाषाण कालीन या पाषाणिक संस्कृति से जुड़ा स्थल है। इनाम गांव के लोगों का मुख्य पेशा क्या था? तो कृषि था और जानवरों के दूध और मांस के लिए पाला जाता था। पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा कहाँ स्थित है? तो कोल्डी हवा कहाँ स्थित है? तो कोल्डी हवा है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी? तो कहाँ पाई गई थी मानव की खोपड़ी? तो ये पाई गई थी हथनोरा में। हथनोरा में पाई गई थी। हथनोरा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में हथनोरा, नर्मदा घाटी के एक गांव है। घाटी में कौन सा गांव है? हथनोरा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो बुर्ज होम में हुए हैं। कहाँ हुए? बुर्ज होम में हुए हैं। जारवी कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? तो वह है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पुरातात्विक स्थल का महत्व का स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? तो वह है बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। निम्नलिखित का मेल कीजिए। तो इनका मेल करना है। तो मोहनजोदड़ो में क्या है? ग्रेट बाथ, मतलब विशाल स्नानागार, है ना। और हड़प्पा में क्या है? तो यहाँ हड़प्पा में स्टैचू ऑफ फ्रीड्स, मतलब पुजारी की मूर्ति पाई गई। कालीबंगन में हल्के चिन्ह पाए गए। और लोथल में पतन है, ये पतन मतलब समुद्र के पतन। हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो कौन सा है? तो सोतुरघई और मुंडीगाक। ये मुंडीगाक एक और स्थल है, मुंडीगाक। मुंडीगाक एक और स्थल है, ये भी अफगानिस्तान में ही स्थित है। मोहनजोदड़ो में मिले इस महान स्नानागार को परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया। तो किसकी परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया? तो बनाया गया प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर। तो कहा जाता है मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान सिंध प्रांत में आता है और मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दुर्ग में अवस्थित बृहद स्नानागार है। उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई 11.89 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई 7 मीटर है। इसकी गहराई 2.44 मीटर है।
नीचे तक पहुंचने के लिए इसकी पकी हुई पतली ईंटों से निर्मित सीढ़ियां बनाई गई है। इसमें जल भरने तथा निकालने के लिए नालियों की व्यवस्था थी। इसको प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया है। लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था सिंधु नदी को? तो कहा जाता था हिंदोस या इंडस। इंडस भी कहा जाता है सिंधु नदी को। दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो दैमाबाद कहाँ है? तो दैमाबाद महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में है दैमाबाद। तो दैमाबाद के बारे में है, दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इस स्थल गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी की बाईं तट पर स्थित है। इस स्थल को इस स्थल को खोजा था, वो किसने खोजा था? तो बोपर्दिकर द्वारा खोजा गया था। इसको बोपर्दिकर। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वह है सोर्तुगाई। सोर्तुगाई है, ये कहाँ है? अफगानिस्तान में है। मुंडिका कहाँ है? ये भी अफगानिस्तान में है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो है धोलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी धातु मिली? कौन सी मिली थी? तांबा मिली थी। और जो तांबा धातु मिली थी सिंधु घाटी सभ्यता में, वो उसका जो वर्ष कौन सा माना जाता है? तो वो मतलब कौन सी साल की मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता को? तो माना जाता है 2350 ईसा पूर्व के लगभग। और कहाँ मिली थी? खेतरी मिली थी। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लाक कहाँ मिली थी? तो कहाँ मिली थी? बनावली मिले थे। बनावली कहाँ है? हरियाणा में है बनावली। निम्नलिखित में से किसने 1990 में धोलावीरा में खुदाई शुरू की थी? तो किसने शुरू की थी? तो RS विष्ट ने शुरू की थी। RS विष्ट के बारे में कहा गया है कि RS विष्ट धोलावीरा शहर गुजरात राज्य के कच्छ के रण में एक पुरातात्विक स्थल है। हड़प्पा संस्कृति इस नगर की खोज पुरातात्विक जगपति जोशी ने सर्वप्रथम 1967-68 में की और 1990-91 में द्वारा RS विष्ट द्वारा इसका उत्खनन कराया गया। धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियाँ वर्तमान भारतीय राज्य में कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है धोलावीरा? धोलावीरा गुजरात में है। लोथल कहाँ है? लोथल भी गुजरात में है। सुतगा गैंडोर कहाँ है? ये भी गुजरात में है। हड़प्पा स्थल पर हल रेखाओं के निशान खोजे गए। तो कहाँ से खोजी गई? खोजी गई थी कालीबंगा से। कहाँ से खोजी गई? कालीबंगा से। निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी? तो वह थी सुमेरियन नहीं थी। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत में वर्तमान में किस राज्य में आता है? तो रंगपुर कौन सी में आता है? गुजरात। लोथल है, रंगपुर है, सूरतकोटड़ा है, ये सब गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक किसके समान मतलब आसपास बने होते थे? तो एक के आसपास बने होते थे। किसके आसपास बने होते थे? तो ये आंगन के आसपास बने होते थे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियाँ पाई गई थी? तो कहाँ पाई गई थी अग्निवेदियाँ हड़प्पा संस्कृति? तो लोथल में पाई गई थी। कहाँ? लोथल में। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेट्स घाटी की मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कहते थे। क्या कहते थे? मेलुहा कहते थे। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवार से घिरा हुआ था। कितने भागों में विभाजित किया गया था? 3 भागों में विभाजित किया गया था।
एक तो दुर्ग था, एक मध्य नगर और निचले नगर, मतलब एक तो दुर्ग, मध्य नगर और निचले नगर के रूप में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो हरियाणा में कौन सा है? तो राखीगढ़ी। कौन सा है? राखीगढ़ी है, बनावली है, ये सब हरियाणा में है। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की डांसिंग गर्ल की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। तो किस सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी कांसे की मूर्ति मिली थी। जो नृत्यंगना थी वो उसकी मूर्ति किसकी थी? तो कांसे की थी। सिंधु सभ्यता का प्राकृतिक स्थल दैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो कौन सी नदी के तट पर स्थित है दैमाबाद? तो दैमाबाद है नर्मदा, प्रवरा नदी है, नर्मदा नदी में नहीं है, प्रवरा नदी। और प्रवरा नदी कहाँ है? दैमाबाद, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी की सहायक नदी है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? तो कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो दैमाबाद है, दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन से स्थल की खोज सर्वप्रथम की गई थी? तो कौन सी स्थल की गई थी? तो की गई थी हड़प्पा की, 1921 में की गई थी। और किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ था? तो कहाँ से प्राप्त होता हल्का टेराकोटा? तो हुआ था बनावली, हरियाणा से। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामियाई के साथ सीधा समुद्री व्यापार था? तो किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है ऐसा? तो माना जाता है लोथल के बारे में। हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो चिनाब नदी के किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो सबसे बड़ी इमारत कौन सी है मोहनजोदड़ो में? तो ग्रेट ग्रेनरी है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? तो किस हड़प्पा स्थल में था बंदरगाह? तो था लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता एक युग की सभ्यता थी, तो क्या थी ये? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। सूटकोटड़ा का पुरातत्व स्थल किस राज्य में स्थित है? तो सूटकोटड़ा कहाँ स्थित है? तो वह गुजरात में स्थित है। पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? तो पाकिस्तान के कौन से प्रांत में स्थित है? तो यह है सिंध में। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा है? तो कौन सा है? लोथल है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई थी? तो कहाँ पाई गई थी? तो पाई गई थी धोलावीरा, गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और खुदाई के करने पर सामने आए थे, तो कौन सा? एक तो हड़प्पा था और एक कौन सा था? तो वह था मोहनजोदड़ो था। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु घाटी के तट पर स्थित नहीं है? तो कौन सा स्थल नहीं है सिंधु घाटी के तट पर स्थित? तो वह रोपड़ है। रोपड़ कहाँ है? रोपड़ पंजाब में स्थित है। पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? तो कौन सा है? तो कालीबंगा है। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र की साक्ष्य मिले? तो कहाँ से मिले हैं? तो वह मिले हैं कालीबंगा से। हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा का मतलब क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ियाँ। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6ठी-5वीं शताब्दी BCE के किस पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया गया था? तो किस शब्द का प्रयोग किया? हिंदू शब्द का। किसका? हिंदू शब्द का। निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितिशता के रूप में किया गया है? तो कौन सी नदी है वितिशता के रूप में किया गया है? इसका जो उल्लेख झेलम नदी है।
निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? कौन सा वेद है संगीत से संबंधित? तो सामवेद है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो है ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त है? तो पुरुष सूक्त किस वेद का मंत्र संग्रह सूक्त है? तो यह है ऋग्वेद का। वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है? तो कौन सी पद का प्रावधान किया गया है? तो गृहस्थ का किया गया है। 4 आश्रम बताए गए, कौन कौन से हैं? गृहस्थाश्रम है, बाल्याश्रम, गृहस्थाश्रम है, फिर है वानप्रस्थाश्रम और फिर है संन्यासाश्रम। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से था। तो कौन से संप्रदाय से था? तो शाक्य से था। दर्शन और प्रवर्तक तो योग के थे महर्षि पतंजलि, न्याय के महर्षि गौतम, वैशेषिक के महर्षि कणाद, मीमांसा के आचार्य जैमिनी, वेदांत के महर्षि बादरायण। ऋग्वेद कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो ऋग्वेद कितनी पुस्तकों में विभाजित है? 10 पुस्तकों में। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? तो कौन सा उपवेद है जो ऋग्वेद से संबंधित है? तो वह है आयुर्वेद है। निम्नलिखित में से ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदी है? तो वह है व्यास और सतलज नदी। अथर्ववेद खंडों का संग्रह है। अथर्ववेद 20 खंडों का संग्रह है। वैदिक साहित्य की रचना किस काल में हुई थी? तो वैदिक साहित्य की रचना 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो कौन सा वेद है? यजुर्वेद। निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? तो किसको जाना जाता था पुरुषनी के नाम से? रावी नदी को जाना जाता था। रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम है वह है पुरुषनी। निम्नलिखित में से कौन सा 7 विद्वान आर्यों की तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है? तो कौन है? दयानंद सरस्वती जी। शाक्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कपिल के द्वारा की गई थी। कपिल मुनि जो शाक्य दर्शन के संप्रदाय के संस्थापक थे। कुल कितने वेदांग है? तो कुल कितने वेदांग है? 6 वेदांग है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। शिक्षा में स्वरशास्त्र है, ज्योतिष में ज्योतिष शास्त्र है, कल्प में अनुष्ठान शास्त्र है, व्याकरण में व्याकरण शास्त्र है, निरुक्त में शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन और छंद में कविता के छंद है। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठानों को दर्शाता है? तो कौन सा शब्द है जो दर्शाता है अनुष्ठानों को? तो वह दर्शाता है, कौन सा दर्शाता है? तो वह कल्प दर्शाता है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो कहाँ से लिए गए सत्यमेव जयते? तो वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो कौन सी उपनिषद से लिया गया है? तो यह लिया गया है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद मतलब मुंडक उपनिषद से। निम्नलिखित में से क्या वेदांग नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें से वेदांग? तो मुंडक नहीं है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल स्थल सोम को समर्पित है? तो कौन सा मंडल स्थल जो सोम को समर्पित है? नवमंडल। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़ी पैमाने पर हाथियों का उपयोग होता था? तो कौन सा है? तो है मगध है।
भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ अस्तित्व में थी? तो कितनी शक्तियाँ अस्तित्व में थी? तो थी 16। महाजनपद कितने और उनकी राजधानी कौन कौन सी है? तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी, काशी की वाराणसी, अंग की चंपा, मगध की गिरिव्रज या राजगृह है। वज्जी की वैशाली, मिथिला या विदेह है। कौशल की श्रावस्ती, अवंती की अवंत, उज्जैन या महिष्मती, मल्ल की कुशावती या कुशिनारा, पांचाल की अहिछत्र, काम्पिल्य, चेदी की शक्तिमती या सुक्तिवती, कुरु की इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की विराटनगर, गांधार की तक्षशिला, अस्म की पाटन पोटली दक्षिण भारत में है ये, पाटन या पोटली, सूरसेन की मथुरा, कंबोज की हाटक राजपुर। निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में एक नहीं है जो कि 7वीं और 6वीं शताब्दी शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद था? तो कौन सा नहीं है? तो वह है वैशाली। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो किसकी राजधानी थी तक्षशिला? तो थी गांधार की। तो ये कौशल की श्रावस्ती अयोध्या है, अयोध्या थी। कुरु की इंद्रप्रस्थी, वज्जी की विदेह मिथिला थी और गांधार की तक्षशिला। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो वह है अंगुत्तर निकाय। प्रारंभ में राजगृह जो आधुनिक की राजगीर का प्राकृत नाम है, जो मगध की राजधानी थी, तो वो कौन सा है? तो वह है बिहार। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के किससे भागा नामक कर एकत्रित करते थे? तो किससे करते थे? किसानों से। निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? कौन सा नहीं था? तो कामरूप नहीं था। प्राचीन चंपा शहर को महाजनपद की राजधानी माना है, तो चंपा को किसकी राजधानी माना है? तो अंग की माना है। मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो किस राजवंश के बाद मौर्य वंश ने शासन किया था मगध पर? तो नंद वंश के बाद में किया था। बिंबिसार किस वंश के राजा थे? तो बिंबिसार किस वंश के राजा थे? हर्यक वंश के राजा थे। राजा अजातशत्रु वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे राजा अजातशत्रु? हर्यक वंश के शासक थे। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? तो हर्यक वंश के पहले शासक मगध वंश के मगध के पहले शासक थे हर्यक वंश से, तो बिंबिसार थे जिसने मगध पर शासन किया था। निम्नलिखित में से कौन नंदवंश का अंतिम शासक था? तो नंदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, जिसको किसने हराया था? तो घनानंद को किसने हराया था? तो घनानंद को मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का था। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? तो जीवक की जो नियुक्ति गई थी वो बिंबिसार के दरबार में की गई थी। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया? तो ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे कहा गया अग्रमीज या जेंड्रमीज? तो कहा गया घनानंद को। नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो नंद राजवंश का संस्थापक था महापद्म नंद। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया था? तो किसने नहीं किया था मगध साम्राज्य पर शासन? तो गुप्तों ने नहीं किया था। किसने? गुप्तों ने। नंदों ने किया था, हरिक ने किया था। हरिक में कौन था? बिंबिसार था। नंद में घनानंद, महापद्म नंद। और शिशुनाग वंश ने किया था
शिशुनाग वंशी कौन था? कालाशोक था। अजातशत्रु का बेटा कौन था? तो अजातशत्रु का बेटा बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। निम्नलिखित में से कौन से शासक मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है? तो कौन से शासक नहीं मगध साम्राज्य से संबंधित है? तो इसमें से जो राजा धीराज है, राजा धीराज ये कहाँ के थे? चोल साम्राज्य के थे। मगध एक शक्तिशाली जनपद, महाजनपद होती हुई भी वैशाली बिहार में अपनी राजधानी भच्ची सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था, जो कहलाता था, क्या कहलाता था? गणिया संघ। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? तो इसको कर दिया गया पाटलिपुत्र स्थानांतरित। कहाँ से किया है इसको स्थानांतरित? तो राजगृह से पाटलिपुत्र को इसके लिए स्थानांतरित कर दिया। भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो मोक्ष प्राप्त कहाँ हुआ था भगवान इसको महावीर स्वामी जी को? पावापुरी में। कहाँ? पावापुरी में। ज्ञात्रक या जात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे। तो किसके पुत्र थे? तो थे वर्धमान महावीर स्वामी के पुत्र थे। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? तो किस में हुए थे? तो ये जैन धर्म में हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यावहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण वर्ष मनाता है? तो कौन सा जो धार्मिक समुदाय या पर्युषण वर्ष मनाता है? तो कौन सा मनाता है? तो मनाता है जैन समुदाय। भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था? तो वर्तमान समय में कौन सा राज्य है वो जहाँ भगवान स्वामी का जिस टाइम पे जन्म हुआ था? तो वो बिहार में। कि पालक माता प्रजापति गौतमी ऐसी महिला थी जिसे भिक्षुणी के रूप में चुना गया। तो किसकी माता थी? जो प्रजापति गौतमी थी महाप्रजापति, वो बुद्ध की थी। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था? वैशाली में दिया था। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? कौन से गणराज्य के थे गौतम बुद्ध? शाक्य गणराज्य के थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? तो यह कौन सी बौद्ध परिषद थी? पहली थी। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? 483 ईसा पूर्व में ही। स्थान कौन सा था? राजगृह। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। शासनकाल किसका था? जिस टाइम पर शासन कौन किसका था? अजातशत्रु का था। और जिस टाइम पे 2 पिटकों का निर्माण हुआ, सुत और विनय पिटक का। और इसका संकलन किस में है? तो संकलन है दोनों ही पिटकों में है। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई? 383 ईसा पूर्व में ही। कहाँ हुई? वैशाली में हुई। अध्यक्ष कौन था? सर्वकामी। शासनकाल कालाशोक का। और बौद्ध धर्म स्थाविर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया। तृतीय बौद्ध संगीति समय 251 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई? 251 ईसा पूर्व में हुई थी। पाटलिपुत्र में हुई थी। और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिष्यम था। शासनकाल किसका था? जिस टाइम पे अशोक का था। इस टाइम पे अभिदम्भ पिटक का संकलन हुआ था, मतलब निर्माण हुआ था। चतुर्बौद्ध संगीति कब हुई? तो यह हुई थी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी में। स्थान कौन सा? कुंडलवन कश्मीर। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र अश्वघोष। शासनकाल किसका था? तो ये था कनिष्क का। बौद्ध धर्म हीनयान व महायान 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित हुई थी? तो तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे हुए हैं?
तो किस भाषा में लिखे गए हैं? तो लिखे गए हैं पाली भाषा में। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? तो किसके शासनकाल में विभाजित हुआ था? तो इनमें से सॉरी कनिष्क के समय हुआ था। कुषाण शासक था ये, कनिष्क कुषाण है, सॉरी। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? स्तूप किससे संबंधित है? मृत्यु से संबंधित है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? सुत्त पिटक में पाए जाते हैं। त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें हैं। तो त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें किसकी है? तो ये बौद्ध धर्म की है। किसकी है? बौद्ध धर्म की है। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म की अपने दैवी ज्ञान का प्रचार किया था? तो किस स्मारक से किया था? तो ये किया था महाबोधि मंदिर समूह से। बौद्ध की उपदेश किस भाषा में है? तो बौद्ध के उपदेश किस भाषा में है? पाली भाषा में है। निम्न में से कौन सा सुत्त पिटक का एक हिस्सा है? तो कौन सा हिस्सा है? तो कौन सा है जो सुत्त पिटक का हिस्सा है? तो कौन है? तो मध्यम निकाय है। महायान पाठ किस धर्म से संबंधित है? तो महायान पाठ है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? तो हीनयान स्कूल का महत्वपूर्ण काम है महावस्तु। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। चार आर्य सत्य की अवधारणा निम्नलिखित धर्मों में से किसकी है? तो चार आर्य सत्यों की जो अवधारणा है बौद्ध धर्म की है। ये आर्य सत्य कौन कौन से है? दुख, जीवन में दुख है, दुख समुदाय, दुख का कारण, दुख निरोध, दुख से छुटकारा, दुख निरोध, दुख से छुटकारा पाने का उपाय। बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो है बिहार में। अष्ट महास्थान का तात्पर्य बौद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है। निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो है रायगढ़। कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान को चौथी बौद्ध परिषद के स्थल के लिए चुना गया था? तो किस स्थान को चुना गया था? कश्मीर को। देखिए फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों एवं भाइयों बहनों, ये जो वीडियो है ये पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो हमारा चैनल है त्रिनेत्र स्टडी पॉइंट, वहाँ जाकर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, आपको वो अवेलेबल हो जाएगी। एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है जो तांडवम नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। तो नटराज का, किसका? नटराज। त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल किस देवता की पूजा बहुत कम की जाती है? तो किसकी की जाती है बहुत कम? तो ब्रह्मा जी की जाती है बहुत कम। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नैनारों के नेतृत्व में हुआ था जो किसका भक्त था? तो भगवान शिव जी के भक्त थे। किसके? भगवान शिव जी के। पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो पशुपति के लकुलिश जी थे। कौन? लकुलिश जी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक निम्न में से कौन सा था? तो कौन था मौर्य साम्राज्य के संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किसने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था? तो किसने समझा था ब्राह्मी? अलेक्जेंडर कनिंघम। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है? तो कौन सी लिपि है जो भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है? तो मानी जाती है ब्राह्मी लिपि। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक कौन था मौर्य राजवंश का? तो
वृद्ध था। और प्रथम शासक कौन था, मतलब संस्थापक, तो चंद्रगुप्त मौर्य। निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो कौन सी घटना थी जिसके बाद में क्या था, कलिंग के बाद में क्या था। कब हुआ ये, 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में हुई थे। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था। तो कौन सा शासक था जो मौर्य वो राजवंश से संबंधित नहीं था, बिंबिसार। बिंबिसार नहीं था, बिंदुसार तो था। ये किसका पुत्र था, अशोक का। राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्य को निभाने की जिम्मेदारी दी थी। सॉरी 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 सॉरी, निम्न में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित था। तो बिंबिसार नहीं था। और ये बिंदुसार है ना, जो अशोक का पिता था। क्या था, अशोक किसका पुत्र था, अशोक था बिंदुसार का पुत्र, न कि बिंदुसार अशोक का पुत्र। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्य को निभाने की जिम्मेदारी दी थी। तो उसका नाम था संघमित्रा। संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था, श्रीलंका में भेजा था, सिंगल द्वीप में। निम्नलिखित में से किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी, तो चंद्रगुप्त ने की थी। निम्न में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्ण करवाए थे। तो किसने करवाए थे, अशोक ने करवाए थे। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्न में से किसके द्वारा की थी। तो अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या किसने की थी, तो की थी पुष्यमित्र शुंग ने। सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है सम्राट अशोक के बारे में। अशोक का संबंध मौर्य वंश से था, सही है। अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा है जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था। अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया था उसकी स्थापना उनके दादा ने की थी, ये भी सही है। अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा है जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया। विजय का त्याग नहीं किया था इन्होंने, बल्कि जो हिंसा थी उसका त्याग कर दिया था। हिंसा हिंसा का त्याग किया था इन्होंने कलिंग के युद्ध को जीतने के बाद में। नीचे दिए गए विकल्पों में उल्लिखित विदेशी यात्रियों में से भारत आने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री कौन था। कौन था, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज था। इनमें से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। कौन बना था, अशोक बना था। निम्नलिखित में से किस शासक ने सार्वजनिक स्थलों पर अपनी राज्याज्ञाएं स्थापित करवाई थी। किसने करवाई थी, अशोक ने करवाई थी। निम्नलिखित में से कौन पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए अपना संदेश पत्थर की सतहों, प्राकृतिक चट्टानों और पॉलिश किए गए स्तंभों पर उत्कीर्ण किया था। किसने किया था, अशोक ने। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था। तो महामेघवहन वंश से था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज इनमें से किस शासक के दरबार में था। चंद्रगुप्त के दरबार में था, चंद्रगुप्त मौर्य की। कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था, तो यह हुआ था, एक तो कौन था जिस टाइम पे, अशोक था, और एक नंद शासक घनानंद था। अशोक का जोगढ़ शिलालेख किस राज्य में अवस्थित है। तो अशोक का जोगढ़ शिलालेख किस राज्य में अवस्थित है, उड़ीसा में अवस्थित है। चंद्रगुप्त 322 से 298 ईसा पूर्व किस वंश का शासक था। किस वंश का शासक था चंद्रगुप्त, मौर्य वंश का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य की प्रबल अनुयायी थी। कौन थे, जैन धर्म।
चंद्रगुप्त मौर्य में पैदा हुए थे, मतलब कब हुए थे पैदा चंद्रगुप्त मौर्य? 340 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो अशोक किस राजवंश के राजा थे? अशोक थे मौर्य राजवंश के राजा। महान अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व किस वंश के शासक थे? तो किस वंश के शासक थे? मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था, जो अब कहाँ आता है पाटलिपुत्र का क्षेत्र? तो बिहार में पड़ता है पाटलिपुत्र। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? मौर्य राजवंश ने। कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था? तो किसको? बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। चाणक्य को किस नाम से और जाना जाता है? तो कौटिल्य के नाम से जाना जाता है चाणक्य को। चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? तो किसके प्रमुख सलाहकार थे चाणक्य? चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? किस लिपि का प्रयोग किया गया था अशोक के शिलालेखों पर? किया गया था ब्राह्मी लिपि का। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत शीताध्यक्ष किसके अधिकारी थे? शीताध्यक्ष को तो किसके अधिकारी थे? कर्तसी के अधिकारी को शीताध्यक्ष कहा जाता था मौर्य शासन में। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? तो अशोक के समकालीन मिस्र का राजा कौन था? तो वह था टोलमी द्वितीय। सारनाथ में स्थित स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। तो यह धमेक का स्तूप था। निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ शैल कर्तिक स्तंभ को दर्शाते हैं? कौन दर्शाते हैं? मौर्य स्तंभ। निम्नलिखित में से किसे देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? अशोक को। निंगथौजा राजवंश द्वारा भारत के किस राज्य पर शासन किया था? तो निंगथौजा राजवंश द्वारा भारत के किस राज्य पर शासन किया गया था? तो उसके द्वारा किया गया था मणिपुर पर। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। किस राजा ने ओडिशा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्ण करवाया था? किसने करवाया था? तो ये करवाया था खारवेल ने। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? तो कौन थे कनिष्क के राजवैद्य? तो महर्षि चरक थे। महर्षि चरक कनिष्क के राजवैद्य थे, जिनके द्वारा रचित चरक संहिता कौन सी पुस्तक थी? चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। आचार्य चरक ने आचार्य अग्निवेश तंत्र में कुछ स्थान तथा अध्याय जोड़कर उसे नया रूप दिया, जिसे आजकल हम चरक संहिता के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन शासक कुषाण वंश से था? तो कौन सा शासक था? तो कुजुलकेड फिशिज। कुषाण वंश या कुषाण शासक कनिष्क के संबंध में गलत कथन चुनना है। तो गलत कथन कौन सा है? तो तृतीय बौद्ध परिषद उसके शासनकाल के दौरान आयोजित की गई। उनके साम्राज्य की राजधानी गंडारा के पूर्वपुरा में स्थित थी। ये सही है। चरक कनिष्क के समकालीन थे, ये भी सही है। हविष्का कनिष्क की उत्तराधिकारी थी, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? तो तृतीय बौद्ध परिषद उसके शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी। चौथी बौद्ध परिषद की गई थी इनके शासनकाल में। तो निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था? तो कौन नहीं था? तो ये था नाहपान नहीं था। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था? एका ब्राह्मण। तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए।
निम्न में से किस राज्य में गोट्टिप्रोलु नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है जो एक प्राचीन काल के समुद्री व्यापार केंद्र का प्रमाण प्रदान करता है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। सिकंदर ने हाइडेस्पिज के युद्ध में किसको हराया था? तो ये हराया था पोरस को। प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था? तो प्रथम हूण आक्रमण हुआ था 458 ईस्वी में। किसने राजा हान हुती से युद्ध किया था जो चीन के हान राजवंश के थे? द्वितीय प्रयास में उसे हराया था। तो किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्ता कुबेर नागा और किसकी बेटी थी? तो ये थी चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में संकलित की गई थी? तो ये थी संस्कृत भाषा में। प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था? तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह महत्वपूर्ण बंदरगाह एक शहर था। गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति शब्द का अर्थ था? तो भुक्ति शब्द का अर्थ था एक प्रांत। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, त्रिनेत्रा स्टडी पॉइंट। यहाँ आपको इस वीडियो की जो PDF है आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, भाइयों बहनों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे हमें थोड़ा हौसला अफजाई होगा और हमें पता चलेगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा, तो हमारा कंटेंट कैसा है, हमारा स्पीच कैसा है और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री महाकाल।